हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों ऑलमोस्ट पूरे 2 साल हो चुके हैं आप लोगों के साथ मैथ्स भी करते करते, मस्ती भी करते करते। अब बिल्कुल फाइनल हम टच पर हैं जहां पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। परसों ही आपका एग्ज़ाम है और आई होप कि सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। अब कुछ कमेंट्स आ रहे थे, सर केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की जो वीडियोस है वो चाहिए। तो केस स्टडीज़ वीडियोस की जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो केस स्टडी को फॉर ग्रांटेड आप ये लेके नहीं चल सकते हो कि वो डिफरेंशियल से ही आएगा। फॉर ग्रांटेड हम लेके नहीं चल सकते हैं। तो वो केस स्टडीज़ आपकी कहाँ कहाँ से बन सकती है। देखिए, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 3 ही टॉपिक हैं। अब 3 टॉपिक में एक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, एक डिफरेंशियल है और एक एलपीपी है। तो इन तीनों चैप्टर की जो भी केस स्टडीज़ पॉसिबल हो सकती हैं वो सारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड केस स्टडीज़ करेंगे जिससे आप ये समझ पाएंगे केस स्टडीज़ में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे उसको टैकल करना है। क्योंकि केस स्टडी में ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन कोई एक ही मेथड से आपका करना पड़े, एक ही क्वेश्चन को 2 डिफरेंट सिचुएशंस में भी आपको करना पड़ सकता है। तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं, उससे आप समझ पाएंगे कि केस स्टडी क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है हम लेते हैं यहाँ पर, तो केस स्टडी बेस्ड पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन में ये कहता है कि ये रिटायरमेंट होम समटाइम्स कॉल्ड एन ओल्ड पीपल होम और ओल्ड एज होम, ऑल्दो old people home can also refer to a nursing home, is a multi-residence housing facility intended for the elderly. Typically each person or couple in the home as an apartment style room or the suite of the room. तो यहाँ पर ये सब आपको स्टार्टिंग में सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरह की केस स्टडीज़ के बारे में ये बात करने वाला है। क्वेश्चन में इसका ज़्यादा लेना देना नहीं होता, जो स्टार्टिंग में वो डिस्क्रिप्शन दिया होता है। तो यहाँ ओल्ड एज होम के बारे में बता रहा है कि ओल्ड एज होम में जो यहाँ पर जो एल्डर लोग रह सकते हैं उनके लिए यहाँ पर रूम्स होते हैं, स्वीट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पर ये अच्छी खासी बिल्डिंग दिखा रखी है। अब यहाँ आगे कहता है संजय बाय ओल्ड एज होम इन द हरिद्वार। संजय जो है वो हरिद्वार के अंदर एक ओल्ड एज होम ले लेता है। हरिद्वार मतलब हरि का द्वार, भगवान का द्वार, बहुत पवित्र नगरी मानते हैं हम इसे। तो ये हरिद्वार के अंदर एक ओल्ड एज होम ले लेता है। ही एग्रीज टू पे द सेलर ए लम्प सम ऑफ ₹9,50,000 इन 5 ईयर्स। तो वो सेलर को बोलता है कि भाई मैं आपको 5 साल में एक लमसम अमाउंट दे दूंगा 9,50,000। बिल्डिंग देख के तो लग रहा है कि सस्ते में ले रहा है भैया, बिल्डिंग तो बहुत अच्छी थी। तो 9,50,000 जो है वो 5 साल में कह रहा है कि मैं इकट्ठा दे दूंगा। ही विल मेक मंथली सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट टू द सेलर एट 15% इंटरेस्ट। और वो कहता है कि भाई तब तक आप मेरे से मंथली जो है इंटरेस्ट ले लो, एज ए सिंपल इंटरेस्ट जो भी बनेगा वो मैं पे करने को तैयार हूँ। तो वो क्या कह रहा है कि भाई मैं 9,50,000 आपको 5 साल बाद इकट्ठा दे दूंगा, लमसम दे दूंगा, तब तक आप मेरे से एज ए सिंपल इंटरेस्ट हर मंथ एक पेमेंट ले लो। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो इंटरेस्ट यहाँ पर बनेगा वो कितना बनेगा। अब इंटरेस्ट कैसे काउंट हो रहा है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट काउंट हो रहा है। अब सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इंटरेस्ट कितना बन रहा है। इंटरेस्ट बोला सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, रेट और इनटू में टाइम। अब प्रिंसिपल कितना है 9,50,000, इंटरेस्ट तो उसी के हिसाब से देना है ना उसे, 9,50,000। इंटरेस्ट कितना लग रहा है उस पर, 15% का इंटरेस्ट लग रहा है। परसेंटेज के लिए 100 आ गया। टाइम कितना लग रहा है, टाइम कह रहा है वो 1 महीने, लेकिन जो यहाँ पर फार्मूला होता है टाइम का उसमें ईयर होता है। तो ईयर, मंथ को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12 कर लेते हैं। अब इसको सबको आपको सिंप्लीफाई करके आपसे इसकी पेमेंट निकल जाएगी, मंथली पेमेंट कितनी जा रही है। तो यहाँ से अब देखो काट लो इसे, 2 0 से 2 0 काट दो, 3 से इसको काट दो और 4 से हम इसको काटेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 4 2 जा 8, फिर 1 बचेगा, 4 3 जा 12, ठीक है, 3 बच गया, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20 इनटू में 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25, 5 7 जा 35 और 2 37, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 5 2 जा 10 और एक 1 हो गया 11। तो जो मंथली पेमेंट दे रहा है 11,875 की मंथली पेमेंट दे रहा है। 5 साल तक वो ऐसे देता रहेगा।
साथ साथ वो क्या कर रहा है, जो उसे 9,50,000 5 साल बाद देना है उसका भी तो जुगाड़ करना है ना। तो उसके लिए क्या करता है, वो एक सिंकिंग फंड बना लेता है। अब उस सिंकिंग फंड में आपको पूछा जा रहा है कि संजय सेटअप ए सिंकिंग फंड टू सेव द ₹9,50,000, फाइंड द साइज ऑफ हिज सेमी एनुअल पेमेंट। यानी वो साल में जो 2 बार पेमेंट कर रहा है वो आपको निकालना है, यानी आर आपको फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में आर आपको फाइंड करना है। इफ हिज पेमेंट आर ड्यू एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, 6 महीने के बाद उसकी पेमेंट होती है, एंड हिज मनी अर्न इंटरेस्ट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, नहीं क्वार्टरली नहीं आएगा, इधर हाफ ईयरली आएगा, क्योंकि पेमेंट आपकी हाफ ईयरली जा रही है तो ये भी हाफ ईयरली ही आएगा। ठीक है, तो अमाउंट उसके लिए कितना सेटअप करना है, उसे इकट्ठा करना है 9,50,000 रुपीज़, इतना इकट्ठा करना है। अब इसको इकट्ठा करने के लिए आई उसका बना यहाँ पर 12%, 2 से डिवाइड कर देंगे भाई, 6% आ गया। 6% का मतलब 0.06। अब कितने साल तक उसे सिंकिंग फंड चलाना है, भाई वादा किया है उसने 5 साल का, तो वादा किया है तो वादा वो निभाएगा। और वादा निभाने के लिए उसे 5 साल में 9,50,000 इकट्ठे करने हैं, तो सिंकिंग फंड भी उसको 5 साल तक के लिए लेना है, क्योंकि पेमेंट सेमी एनुअल हो रही है तो टाइम हो जाएगा यहाँ पर 10 साल। अब यहाँ पर सब कुछ आपके पास है। सिंकिंग फंड का फार्मूला आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से अब तक तो मेरे ख्याल आ गया होगा, अब तक तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसको सिंकिंग फंड का फार्मूला याद नहीं है। ठीक है, फार्मूला आ गया सिंकिंग फंड का, A = में R 1 + i⁻n-1 डिवाइडेड बाय I। अब सब कुछ आपके पास है, बस आपको पुट करना है, कैलकुलेट करना है। 9,50,000 R आपको फाइंड करना है, R आपको फाइंड करना है जी। और यहाँ आ गया 1 + 0.06 रेज़ टू पावर n, n मतलब हो गया 10-1 डिवाइडेड बाय 0.06। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो 6 × 5 = 30, 6 × 9 = 54 + 3 57, उसके बाद आ गई आपके पास 2 0 और। ठीक है जी, = में R आपको निकालना है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 1.06 की पावर 10-1। अब ये 1.06 की पावर 10 आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, यहीं पर दे रखी है 1.7908। इसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे, 1.7908 -1, इसमें से इसको माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 57,000 R 0.7908। और R की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे, 57,000 को 0.7908 से डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड करके आपके पास आएगा, डिवाइड करके बनेगा हमारे पास 72078.91। डेसिमल में 2 प्लेस तक आंसर अपना आप ज़रूर दे देना। ठीक है, और पूरी वैल्यू नहीं आएगी तो अप्रोक्स ज़रूर लिख देना। तो सिंकिंग फंड में जो वो पेमेंट कर रहा है वो इतनी पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बनेगा हमारे पास, केस स्टडी लेते हैं हम, हाँ जी कार खरीदते हैं। चलो कार खरीदते हैं जी। कार खरीदने के लिए क्या कर रहा है कि कार लोन आल्सो नोन एज एन ऑटोमोबाइल लोन और द ऑटो लोन इज ए सम ऑफ मनी ए कंज्यूमर बोरोज इन ऑर्डर टू परचेज ए कार। पता है भाई, सबको पता है कि ऑटो लोन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर ये पिक्चर तो बढ़िया से देखिए, कार बिल्कुल ऊपर सेट कर रखी है, गिर ना जाए कहीं यहाँ से। चलो जी, अब क्या कह रहा है आगे। अब यहाँ कह रहा है कि वानी टेक्स ए कार लोन ऑफ ₹6 लाख फ्रॉम ए बैंक एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ ₹12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली फॉर 5 ईयर्स। 6 लाख का लोन करना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12% दे रखा है, कंपाउंडेड मंथली क्योंकि EMI बन रही है। शी वांट्स टू पे बैक द लोन इन द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, फाइंड हिज EMI बाय यूजिंग फ्लैट रेट मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दोनों मेथड यहाँ पर दे दिए आपको केस स्टडी में, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोनों मेथड आपको मिल जाए। तो जो फ्लैट रेट मेथड होता है, फ्लैट रेट मेथड में सिंपल होता है कि भाई आप पहले इंटरेस्ट निकाल लो, उसका इंटरेस्ट निकालो पहले। इंटरेस्ट कितना बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा आपका जो लोन अमाउंट है वो 6 लाख का है। ठीक है, इंटरेस्ट आप ले रहे हो 12%, लेकिन पर मंथ के हिसाब से करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज के लिए 100 और आ गया। और जो टाइम है, टाइम कितना है जी, टाइम है 5 साल का। अब 5 साल का टाइम है मतलब मंथली करेंगे तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है। यहाँ से ये वाला 12 इससे कैंसिल हो ही जाएगा, 2 जीरो इससे कैंसिल हो गई, बचा आपके पास 12 5 जा 60, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 60 की जीरो, उसके अलावा 3 जीरो और, यानी यहाँ पर जो आपके पास इंटरेस्ट बनेगा वो 3,60,000 का आ गया। अब जो फ्लैट रेट मेथड है उसके अकॉर्डिंग जो ईएमआई का फार्मूला बनता है वो क्या होता है, ईएमआई के लिए हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट प्लस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं जितनी इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। तो प्रिंसिपल कितना था, 6 लाख था, इंटरेस्ट कितना बना 3,60,000 का, डिवाइडेड बाय कितनी पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है आपको 60, 5 साल तक पेमेंट करनी है ना, तो 60 महीने हो गए। तो यहाँ पर 6 + 3 9,60,000 डिवाइडेड बाय 60, इससे कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 6 6 जा 36 111, यानी 16,000 की जो ईएमआई है वो उसकी बनेगी हर महीने। ठीक है जी। उसके बाद फिर अब दूसरा, अब ये जो लोन है इस लोन को लेने के लिए अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करें तो क्या होगा, तो हमें कितनी ईएमआई पे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला लगाना है। तो ईएमआई का फार्मूला उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में आई 1 - 1 + i रेज़ टू पावर -n। तो अब प्रिंसिपल तो वही आपके पास 6 लाख है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 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 कितना है जी, इंटरेस्ट था वही 12% था ना, तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1% आ गया, 1% मतलब 0.01 डिवाइडेड बाय 1 - 1 + i 0.01। अब टाइम कितना है, टाइम तो वही है 60, तो 60 आ गया, पावर आपके पास यहाँ पर -60, वैल्यू आपको दे ही रखी है, वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आपके पास ईएमआई आ गई। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 2 जीरो कम कर दो, 6,000 आ गया ऊपर। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.55045, वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी होगी ना आप वो यूज़ करना, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर 5 मत ले लेना, खाली आंसर में फ़र्क ज़्यादा आ जाएगा। जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में वही यूज़ करनी है, आंसर उसी के हिसाब से होगा। अब लास्ट में जाके आंसर में 2 डेसिमल प्लेस में कर सकते हो बस, लेकिन यहाँ पर नहीं करना, आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए कोई जुगाड़ नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड करो, 10 - 5 9 - 4 5 9 4 4, तो इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करके आपके पास आ रहा है कितना 13346.68, 13346.68। अब यहाँ पर इसकी ईएमआई ये आ रही है, और देखो फ्लैट रेट से ईएमआई कितनी आ रही थी, फ्लैट रेट से ईएमआई आपकी ये आ रही थी, और रिड्यूसिंग बैलेंस से आपकी ईएमआई ये आ रही थी। क्वेश्चन में हालांकि ऐसा पूछा नहीं है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। अगर ये पूछ लिया जाए कि विच ऑप्शन इज बेटर, रिड्यूसिंग बैलेंस और फ्लैट रेट, तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है जो फ्लैट रेट मेथड है उससे हमें महंगा पड़ रहा है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कैलकुलेशन करने में मुश्किल है लेकिन सस्ता पड़ेगा, तो दिस मेथड इज बेटर। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज बेटर। पूछा जाए तो लिखना, नहीं कोई लिखने जरूरी नहीं है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास आती है, नेक्स्ट केस स्टडी आ गई आपके पास ये। यहाँ पर क्या कह रहा है कि फिक्स्ड डिपॉजिट आल्सो नोन एज एन एफडी। ठीक है, हम लोग अक्सर एफडी कराते रहते हैं, अब लगभग हर एक घर में किसी ना किसी ने एफडी करा रखी होगी। इज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफर्ड बाय द बैंक एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। खाली बैंक में नहीं होता, नॉन बैंकिंग वो होती है कंपनीज होती हैं वो भी कराती हैं। To their customer to help them save money with an FD account, you can invest a seizable amount of money at a predetermined rate of interest for a fixed period. FD के अंदर पहले से आपको बता दिया जाता है कि भाई इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये नहीं कि उसमें फ्लक्चुएट होता रहेगा। हाँ, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाए उस हिसाब से थोड़ा वो चेंज हो जाए, वो एक अलग बात है। ठीक है, वरना उसमें फिक्स होता है। A depositor is entitled to receive 8% per annum as interest on the fixed deposit scheme made with a Canara Bank. The bank credit the interest on the fixed deposit account quarterly. इंटरेस्ट रेट तो 8% बता रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो काउंट हो रहा है क्वार्टरली। तो लक्ष्मण डिपॉजिट ₹60,000 इन दिस स्कीम फॉर द 2 ईयर, एंड ये वैल्यू आपको गिवन है। तो लक्ष्मण ने उस स्कीम के अंदर 60,000 रुपये जमा कर दिए फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये तो एनुअली होता है ना, लेकिन जो पेमेंट हो रही है वो तो क्वार्टरली हो रही है। तो क्वार्टरली के हिसाब से जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें चेंज आएगा। अब चेंज क्या आएगा, ज़्यादा ही बनेगा। कितना ज़्यादा बनेगा वो देखते हैं।
तो अब यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला हम लगाएंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दे रखा है वो 8% हो गया, आर तो 8% हो गया, और जो कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग यहाँ पर 4 बार हो रही है तो पी की वैल्यू 4 आ गई। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के फार्मूले में कंपाउंडिंग जो है फार्मूले के अंदर ही हम लिख देते हैं। तो ये होता है इस तरह से 1 प्लस में आर अपॉन 100p रेज टू पावर p माइनस 1। तो ये आ गया 1 प्लस आर कितना था 8%, कंपाउंडिंग कितनी हो रही है 4 बार हो रही है, तो 4 से आप इसको काटोगे 2 आ जाएगा, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ गया। इसकी पावर आ गई 4 माइनस 1, तो आ गया 1.02 की पावर 4, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्या है 1.082432 माइनस 1, 0.82432 माइनस 1। अब यहाँ से आप इसको करोगे तो 0.082432 इन टर्म ऑफ परसेंटेज करेंगे तो डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 8.24। डेसिमल में 2 प्लेस तक आप छोड़ सकते हो लास्ट में फाइनल आंसर में। तो ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो एनुअली आपको दे रखा था 8%, और लेकिन क्वार्टरली पेमेंट होने की वजह से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये आ गया। अब आगे क्या कहता है सेकंड पार्ट में, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अब 1 साल के बाद इंटरेस्ट अगर हम निकालेंगे, जब 1 साल का इंटरेस्ट निकालना होता तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दो। पैसा कितना लगाया 60,000 रुपये। अब 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है, टाइम हो गया आपका 1। आर क्या लेना है, आर वो नहीं लेना है, आर वो नहीं लेना है, आर लेना है जो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि क्वार्टरली पेमेंट करके आपको जो पूरे साल के अंदर जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये लेना है, वो नहीं लेना, वो गलती से वो मत ले लेना। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 8.24%, इसका हम डेसिमल हटा देते हैं और परसेंटेज हटा देते हैं, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2, 12 और 2 14, 6 8 जा 48 एंड 49। डेसिमल ख़त्म हो जाएगा 2 जीरो से, तो 4,944 ये बनेगी उसकी पहले साल का इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद इंटरेस्ट कितना होगा। अब 2 साल के बाद इंटरेस्ट सीधा आप ये मत कर देना ये मैं एक बार और ऐड कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब आपका जो इंटरेस्ट है, जो पैसा आपका बढ़ गया है ना, उस पर लगेगा ना इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना बनेगा, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। तो जो आपका प्रिंसिपल पहले था 60,000, उसमें जो इंटरेस्ट आपने कमाया वो भी तो ऐड हो जाएगा ना। तो 60,000 तो ये था, और 4,000 आपने 4,944 ये आपने कमा लिया, तो कितना आ गया 64,944 रुपीज़। ये प्रिंसिपल बनेगा जब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट काउंट होगा। अब सेकेंड ईयर के बाद आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर तो एक ही है, पहले साल का तो हमने निकाल लिया, हम दूसरे साल का ही निकाल रहे हैं। तो दूसरे साल में हमारे पास कितना बना, प्रिंसिपल आ गया आपके पास ये 64944, टाइम एक ही साल रहेगा, इंटरेस्ट वही रहेगा जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 8.24। यहाँ पर तो जीरो कटेगी नहीं भाई, तो यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा 100 से कर देंगे हम डिवाइड। तो इस सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ रहा है कितना 6964944, इसको मल्टीप्लाई करके 5351.4, 5351.4 ये आपका इंटरेस्ट बन गया सेकेंड ईयर का। तो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, टोटल इंटरेस्ट। तो जो पहले साल इंटरेस्ट मिला था वो कितना था 4,944 रुपीज़, अब उसको मिल गया 5351.4 रुपीज़। इन दोनों को आप ऐड कर दो, 5 9 3 12 5 4 9 1 10, तो ये आ जाएगा 10,295.4। इतना उसको टोटल अमाउंट टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर हम अमाउंट की बात करते तो जो उसने पैसा लगाया था वो इसमें और ऐड कर देंगे 70,295.4। तो जैसा क्वेश्चन में डिमांड हो उस तरीके से आपको चलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फ्रेस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आजकल बड़ी चलती है फ्रेस्को प्राइवेट लिमिटेड, विद 80,000 शेयर, पार वैल्यू ₹100 ईच, पार वैल्यू मतलब जो फेस वैल्यू है वो आपको ₹100 है एक शेयर की, शोज ए प्रॉफिट ऑफ ₹4,40,800, वहाँ पर हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। द डायरेक्टर अनाउंस एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 6%, तो डायरेक्टर क्या करता है 6% का एनुअल डिविडेंड अनाउंस कर देता है। तो अगर हमारे पास फाइंड द टोटल अमाउंट डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, तो कंपनी जो है वो कितना अमाउंट पे करेगी या कितना डिविडेंड पे करेगी ये आपको बताना है। तो हमारे पास जो शेयर हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर कंपनी के पास कितने थे भाई 80,000 थे, तो 80,000 डिविडेंड कितना आएगा भाई एनुअल डिविडेंड, कंपनी के जो शेयर थे वो 80,000 शेयर थे, ठीक है। अब उस पर जो फेस वैल्यू थी वो 100 रुपये थी हर एक शेयर की, मतलब एक शेयर 100 रुपये का था और 80,000 शेयर थे। अब उस पर डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी, 6% का डिविडेंड दे रही है, तो 6% के हिसाब से निकाल दो, 6 8 जा 48, तो 4,80,000 का कंपनी जो है वो डिविडेंड पे कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कहता है आगे, व्हाट डिविडेंड विल विक्की रिसीव एनुअली इफ ही ओज 250 शेयर्स, अगर विक्की के पास 250 शेयर हैं तो उसको कितना डिविडेंड मिल रहा है, अगर विक्की के पास 250 शेयर हैं तो कितना डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय विक्की, डिविडेंड रिसीव्ड बाय विक्की। अब विक्की के पास थे 250 शेयर, एक शेयर उसने खरीदा था 100 रुपये का, डिविडेंड उसको मिल रहा है 6%, तो 1,500 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा विक्की को, ठीक है। शेयर ज़्यादा होते ज़्यादा डिविडेंड मिल जाता, नुकसान हो गया यहाँ पर, शेयर की वैल्यू बढ़ रही है और हमारे पास शेयर कम है तो नुकसान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो केस स्टडी है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास आ गई जी, केस स्टडी आ गई आपके पास ये वाली जी, ये केस स्टडी है जी। यहाँ पर ये कहता है कि स्क्रीन प्रिंटिंग इज ए प्रिंटिंग टेक्निक वेयर ए मैश इज यूज टू ट्रांसफर इंक, वो सब पढ़ लेना आप, ठीक है। ये सब आपको यहाँ जो दे रखा है ये सारा कुछ आपको प्रिंटिंग मशीन के बारे में बता रखा है। हम क्वेश्चन पे चलते हैं जी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर, राजेश बाय हिज सिल्क स्क्रीन मशीन फॉर ₹45,000, राजेश ने मशीन खरीद ली 45,000 की। अब वो कहता है कि भाई ही एस्टिमेट दैट ही कैन यूज दिस मशीन फॉर द 6 ईयर और 1 लाख प्रेसेस, मतलब वो कहता है कि भाई या तो मशीन को 6 साल तक यूज़ करेगा या फिर 1 लाख प्रेसेस तक उसको यूज़ करेगा, यानी इतनी प्रिंटिंग वो कर लेगा। एंड दैट द मशीन विल ओनली बी वर्थ ₹3,000 एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, और जो मशीन है अपनी जब लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो उसकी वर्थ सिर्फ रह जाएगी 3,000 रुपये, यानी स्क्रैप वैल्यू में सिर्फ इतना मिलेगा। 45,000 की मशीन है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल कॉस्ट आ रही है, ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास आ रही है 45,000 की, और जो स्क्रैप वैल्यू है वो मिल रही है हमें 3,000 की, और जो यूजफुल लाइफ है उसकी कह रहा है 6 साल है। ही ऑल्सो एस्टिमेट दैट ही विल मेक 1,000 क्लोथिंग आइटम इन ईयर 1 एंड 15,000 क्लोथिंग आइटम इन ईयर 2। उसके अलावा ये भी एस्टिमेट कर लेता है कि भाई 1,000 क्लोथिंग आइटम वो पहले साल बना रहा है और 15,000 क्लोथिंग आइटम वो दूसरे साल बना रहा है। अब यहाँ कहता है कि डिटरमाइन राजेश एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट फॉर हिज बिजनेस अंडर लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम पहले निकाल लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला हमारे पास होता है ये होता है C माइनस एस डिवाइडेड बाय n। तो C आपके पास है 45,000 और ये हमारे पास 3,000 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 42,000 डिवाइडेड बाय 6, यानी 7,000 का डेप्रिसिएशन हो रहा है हर साल। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में ये कहता है कि प्रिपेयर ए डेप्रिसिएशन शेड्यूल फॉर द सिल्क स्क्रीन मशीन। अब यहाँ पर आपको एक डिप्रिसिएशन शेड्यूल बनाना है। तो डिप्रिसिएशन शेड्यूल जब आप बनाओगे तो उसके अंदर आपको कुछ बॉक्सेस बना देने हैं। सबसे पहले तो आप बुक वैल्यू लिखेंगे, इसकी बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, उसके बाद आप दूसरा कॉलम बना लेंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है साल में, और उसके बाद हम निकालेंगे बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। तो
तो डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाने को बोलता है, तो आपको इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आगे ऐड कर दो आप, ईयर और ये ऐड कर दो कि भाई फर्स्ट ईयर इतना हो रहा है, सेकंड ईयर इतना हो रहा है, इस तरीके से। तो देखो पहले साल जब फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारे पास मशीन की कॉस्ट थी वो कितनी थी, 45,000। तो 45,000 बिगिनिंग में थी। साल के एंड में कितना डेप्रिसिएशन हो गया उसका, 7,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। तो 45 में से 7,000 आप कर दो माइनस, तो कितना रहेगा, 38,000 साल के एंड में वैल्यू रह गई। यानी एक साल बाद मशीन बिकेगी तो इतने की बिक जाएगी। उसके बाद फिर दूसरे साल में कितना हो गया, अब जो दूसरा साल स्टार्ट हुआ तो बुक वैल्यू हमारे पास इतनी थी, इसमें से फिर 7,000 रुपये हमने कम कर दिए, तो 31,000 आपके पास ये वैल्यू रहेगी। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, 31,000 में से 7,000 रुपये कम करे आपने, तो कितने रह गए आपके पास, 24,000। फिर उसके बाद 24,000, फिर 7,000 कम करो तो कितना रह गया आपके पास 17। फिर 17,000 में से कम करो, 17,000 में से 7,000 कम करो तो हमारे पास कितना रह गया, 10,000। अब उसके बाद फिर छठे साल में 10,000 कम करो, 7,000 कम करो तो हमारे पास लास्ट में जो रहेगी वैल्यू 3,000 रहेगी। और वो यही बता रहा था कि जो 6 साल तक यूज़ करेंगे, 6 साल के बाद उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो 3,000 रुपीज़ आ जाएगी। तो इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन शेड्यूल अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो ये कुछ केस स्टडीज़ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ले, ताकि एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जल्दी मैं बाकी जो केस स्टडीज़ है वो भी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।